नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2 फेज़ों में चुनाव होने वाले हैं, 23 और 29 अप्रैल को, और 4 मई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारियों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जहां पर गोरखा समुदाय के लोग अपने लिए अलग से एक अलग राज्य गोरखालैंड राज्य की मांग करते आए हैं और काफ़ी समय से करते आए हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब जब विधानसभा के चुनाव आते हैं और जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, तब तक गोरखालैंड राज्य का मुद्दा गर्म हो जाता है, अलग राज्य का मुद्दा गर्म हो जाता है। सभी राजनीतिक पार्टियां इनको एक तरीके से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और इनके साथ बहुत सारे वादे किए जाते हैं, अलग राज्य देने की बात कही जाती है, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही जाती है। लेकिन भारत की आज़ादी से पहले भी और भारत की आज़ादी के बाद भी कभी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। अब दोस्तों, इसी को हम समझते हैं कि क्या अब की बार भी 2026 के विधानसभा चुनाव में भी क्या गोरखा समुदाय के लोगों को एक तरीके से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर गोरखालैंड का मुद्दा अभी भी गर्म है। इसको हम डिटेल से समझते हैं कि आखिर अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। और सभी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे गोरखा समुदाय की पार्टियाँ हैं, वो भी अलग अलग विभाजित हो रखी हैं। जैसे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अलग अपना काम कर रही है और दूसरी पार्टी अलग काम कर रही है। कुछ तो क्या है, बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, कुछ तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ जैसे कुर्सियांग के जो विधायक है वो क्या कर लिया है, उन्होंने क्या कर लिया है, टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है। तो वो भी आपस में बटे हुए हैं। तो इसको हम पूरा समझते हैं और गोरखालैंड के मुद्दे को भी हम पूरा समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी दो फेजों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें से गोरखालैंड इस क्षेत्र की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो इस क्षेत्र में क्या होगा, पहले फेज में चुनाव होंगे। पहला फेज 23 अप्रैल का और दूसरा फेज 29 अप्रैल का। तो यहां पर कब चुनाव होने वाले हैं, 23 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। बाकी के इस क्षेत्र में 29 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। अब दोस्तों, गोरखालैंड की अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में कब होंगे, इस क्षेत्र में 23 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। अब आगे समझते हैं कि इस क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लोग अपनी पहचान, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अलग से गोरखालैंड राज्य की मांग करते आए हैं। लेकिन अभी तक इनको अलग से गोरखालैंड राज्य नहीं मिला है। जब जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, वादे किए जाते हैं, वोट बैंक के रूप में इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी भी इनको क्या मिला है, इनको न्याय नहीं मिला है। जबकि हमारी भारतीय सेना में बहादुरी और वीरता से इन्होंने अलग से पहचान बना रखी है, लेकिन इनके परिवार, समाज और समुदाय की पहचान के लिए ये लगातार संघर्ष करते आए हैं। अब दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि आखिर जो गोरखालैंड समुदाय की पार्टियां हैं वो कौन कौन सी है और किस किस के साथ जुड़ी हुई हैं, उसको हमें सबसे पहले समझना होगा। तभी हम 2026 के विधानसभा चुनाव की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। अब दोस्तों, जो गोरखाओं की जो पार्टियां हैं, उनमें से 3 प्रमुख पार्टियां इस चुनाव में भाग ले रही हैं। पहली तो पार्टी है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जो किसके नेतृत्व में है, विमल गुरुंग के नेतृत्व में है। दूसरी पार्टी है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, बीजीपीएम, ये किसके नेतृत्व में है, अनिल थापा के नेतृत्व में है। एक तीसरी पार्टी और है जो एक नई पार्टी बनकर उभर रही है और उसकी अभी इस समय प्रमुख मांग है अलग से गोरखालैंड राज्य की मांग। ये एक नई तीसरी पार्टी है अजय एडवर्ड्स, इनके नेतृत्व में इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट, IGJF, फिर से गोरखालैंड की मूल मांग पर लौट आया है, जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है और दोनों मुख्य गठबंधनों को कड़ी चुनौती ददे रहा है। अब कौन कौन सी पार्टियां किस किस के साथ जुड़ी हुई है, देखो दोस्तों, एक तो सीधा साफ है, जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, जो इस समय दार्जिलिंग में जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रशासन संभाल रही है विमल गुरुंग को नेतृत्व में। तो वो क्या कर रही है, उन्होंने किससे गठबंधन कर लिया है, उन्होंने गठबंधन कर लिया है बीजेपी से। तो ये तो विमल गुरुंग के नेतृत्व वाली जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, ये तो बीजेपी ने विमल गुरुंग के नेतृत्व वाले के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी के उम्मीदवार उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस मुद्दे की बातचीत के लिए एक मध्यस्थ इंटरकॉलर की जो नियुक्ति की है वो पंकज कुमार सिंह है। ये इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। दूसरी अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस में, देखिए दोस्तों, जो अनिल थापा के नेतृत्व वाली पार्टी है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा। अब तृणमूल कांग्रेस तो अलग से गोरखालैंड राज्य के सख्त खिलाफ है और इसी के साथ गोरखा समुदाय की एक पार्टी है वो भी जुड़ी हुई है। इनका कहना है, अनिल थापा जी का ये कहना है कि मुख्य चुनावी नारा विकास और शांति का है। इसका यह है कि अलग गोरखालैंड के राज का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर विकास हो, जो गोरखा समुदायों की जो भी समुदाय हैं वहाँ पर उनका विकास हो और उनकी तरक्की हो। और साथ
शांति, वहां पर ये शांति चाहते हैं। जबकि वे बीजेपी पर गोरखालैंड के नाम पर सालों से लोगों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाते हैं। अनिल थापा का कहना है कि जो बीजेपी गोरखालैंड की अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर जो भी वादे करती है, वोट बैंक के रूप में इनको इस्तेमाल करती है और साथ ही गोरखा समुदाय के लोगों के साथ खिलवाड़ करती आई है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में हुआ भी ऐसा ही है। लगातार बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर ये चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन लगातार हर साल जब भी चुनाव होते हैं इनके साथ वादे किए जाते हैं, इनको एक तरीके से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी तक क्या मिला? अलग से गोरखालैंड राज्य मिला? अभी तक नहीं मिला। और ना ही केंद्र शासित प्रदेश मिला? अभी तक नहीं मिला। और दोस्तों अभी विमल गुरुंग ने अमित शाह जी से मुलाकात की थी और अलग से गोरखालैंड राज्य की इन्होंने मांग की थी। लेकिन लगातार बीजेपी भी यही करती आई है, इनका सपोर्ट करती आई है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो अनिल थापा ने तो सीधा आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि ये तो क्या कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का आरोप लगाते हैं कि ये तो क्या कर रहे हैं, गोरखा समुदाय के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तीसरी जो पार्टी है वो इन दोनों ही संगठनों को चुनौती दे रही है। कौन सी है? अजय एडवर्ड्स के नेतृत्व वाला इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट फिर से गोरखालैंड की मूल मांग पर लौट आया है और दोनों ही संगठनों को कड़ी चुनौती दे रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से ये तीनों पार्टियां गोरखा समुदाय की पार्टियां हैं जो इस समय चुनाव मैदान में पश्चिम बंगाल में उतरी हुई हैं। अब आगे की स्थिति को हम समझते हैं कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों आगे हम देखें कि पहचान का सवाल। गोरखा समुदाय के लिए बड़ा मुद्दा केवल राजनीति का नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और सम्मान से जुड़ा हुआ है, जो लगातार ये आज़ादी से पहले भी मांग करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। बदलती प्राथमिकताएं क्या है? राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस बार मतदाता केवल राज्य की मांग नहीं, बल्कि बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, चाय श्रमिकों की मजदूरी और पर्यटन जैसी जमुनी मुद्दे पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब की बार ऐसा नहीं है कि केवल अलग से गोरखालैंड राज्य की मांग कर रहे हो। अब की बार जो मूलभूत सुविधाएं हैं और साथ ही वहां का जो पर्यटन का विकास क्षेत्र है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें एक और चीज निकल कर सामने आ रही है, इसमें यह है कि संवैधानिक समाधान की मांग। कई स्थानीय नेता अब बल के बजाय क्या करना चाहते हैं? संवैधानिक प्रक्रिया जैसे अनुच्छेद 244(a) के तहत या केंद्र शासित प्रदेश की यह मांग करते आ रहे हैं, के माध्यम से समाधान की उम्मीद करते हैं। ये कह रहे हैं कि जिसमें विधानसभा हो वो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें मूल मुद्दा यही है कि गोरखालैंड राज्य की मांग क्या करता है। दार्जिलिंग, कम्पिलोंग और कोर्सियांग की पहाड़ियों में आज भी चुनावी हार जीत तय करने वाला सबसे बड़ा कारक है। भले इसकी धार अब विकास के मुद्दों के साथ साझा हो गई है, इसकी धार अब कमजोर पड़ गई है, लेकिन यही एक मुद्दा है जो क्या करता है, चुनावी हार जीत तय करता है। अब दोस्तों हम गोरखालैंड की जो अलग से राज्य की मांग होती है ये उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये कब से होती आई है और कौन कौन से जिले हैं जो इस क्षेत्र में शामिल होंगे और अभी इनको क्या क्या मिला है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, गोरखालैंड की मांग पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से को काटकर एक अलग राज्य बनाने की है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? इसमें दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है, कोर्सियांग के पहाड़ी क्षेत्र हैं और इसके अलावा जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार के कुछ हिस्से जैसे डुआर्स और तराई क्षेत्र भी इस प्रस्तावित राज्य का हिस्सा माने जाते हैं। अब इसकी मांग के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी लगभग करीब 100 साल से भी ज़्यादा समय से, 125 साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। पहली बार 1907 में हिल्समैन एसोसिएशन ने इसकी क्या की थी, मांग उठाई थी। दार्जिलिंग के लिए अलग प्रशासनिक इकाई की मांग की थी। उस समय अलग राज्य का कोई मतलब नहीं था और गोरखालैंड शब्द का प्रयोग भी उस समय नहीं हुआ था। उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे लगातार बढ़ता रहा और आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 1952 में अखिल भारतीय गोरखा लीग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ज्ञापन सौंपकर बंगाल से अलग होने की मांग की थी। उस समय गोरखालैंड शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। उनका कहना था कि हमारा ये क्षेत्र अलग होना चाहिए और अलग राज्य होना चाहिए, लेकिन तब भी इनकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद तेजी जब आई, जब गोरखा समुदाय के एक बहुत बड़ा पावरफुल लीडर निकलकर सामने आता है, उसका नाम है सुभाष घिसिंग। सुभाष घिसिंग ने इतना पावरफुल इस गोरखालैंड के अलग राज्य की मांग को इतना पावरफुल बना दिया कि यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। 1980 के दशक में 1980 के दशक में सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में यह आंदोलन हिंसक हुआ और गोरखालैंड नाम को पहचान मिली और पहली बार गोरखालैंड शब्द का प्रयोग किया गया कि गोरखा समुदाय के लोगों के लिए एक अलग से गोरखालैंड राज्य होना चाहिए। अब दोस्तों आगे क्या हुआ? अब जो सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हो रहे थे
उनके अलावा भी कई ऐसे संगठन थे जैसे गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में था, जिसने 80 के दशक में आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा, इसी आंदोलन से एक और पावरफुल लीडर जो अभी हमारे सामने मौजूद है वो निकलकर सामने आते हैं, उसका नाम है बिमल गुरुंग, जो 2007 में निकलकर सामने आते हैं और सुभाष घिसिंग से अलग होकर एक नई पार्टी बनाते हैं, उसका नाम है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। बिमल गुरुंग के नेतृत्व में 2007 से आंदोलन को एक नई धार मिली। इसके अलावा भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा BGPM वर्तमान में पहाड़ियों की राजनीति में काफी सक्रिय माना जाता है। अन्य संगठन है जैसे अखिल भारतीय गोरखा लीग, भारतीय गोरखा जनशक्ति फ्रंट और हमरो पार्टी। ये भी कई पार्टियां हैं जो लगातार गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शन करती आई है और लगातार करती रहती है। और अभी तक इनको क्या क्या मिला है उसको भी हम समझ लेते हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल DGSC 1988 में इनको मिला था। केंद्र, राज्य और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बीच समझौते के बाद इसका गठन हुआ था, जिसमें कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे। बाकी थोड़ा बहुत ये प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे कि दार्जिलिंग जो हिल्स एरिया उसके लिए अलग से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था। अब दोस्तों दूसरा क्या हुआ कि 2012 में क्या हुआ, 2011 में जब आंदोलन वापस से स्टार्ट हुआ 2007 के बाद बिमल गुरुंग के नेतृत्व में, उसके बाद क्या हुआ, लगातार आंदोलन जब हुए तो आंदोलन हुए थे, इनको क्या किया, DGSC को बदलकर तो दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल को बदलकर क्या किया गया, GTA बनाया गया, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके पास शिक्षा और कृषि जैसे 50 से अधिक विभागों का नियंत्रण अभी भी फिलहाल इसके पास है। अभी और इनको क्या मिला, 1992 में नेपाली भाषा को जो गोरखा समुदाय की मुख्य भाषा मानी जाती है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। अभी तक इनको यही मिला है, बाकी अभी तक और कुछ इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या और विधानसभा चुनावों की भांति इस बार भी गोरखा समुदाय के लोगों के साथ केवल उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर गोरखालैंड अलग राज्य की मांग का मुद्दा क्या अभी भी जिंदा है? यह आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।